नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी कॉर्बेल का उपहार लेकर। ये कहानी मैंने 23 अप्रैल 2023 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी कॉर्बेल का उपहार। जेठ में सुबह कुछ जल्दी ही उगाती है। उमाशंकर जी ने आंखें खोली तब भोर का उजास खिड़कियों रोशनदानों से कमरे में दस्तक दे चुका था। हवाओं की ठंडक एवं चिड़ियों की आवाज़ों से उन्हें लगा 6 बजे होंगे। उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। अभी 10 मिनट बाकी थे। सुमित्रा नित्य 6 बजे उठती थी। उन्हें लगा 10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। धीरे से बोले, सुमित्रा उठो भी, चाय का समय है। उन्हें लगा वो प्रतिकार नहीं करेगी, पर आज मानो उसका मीठा स्वप्न टूटा हो। दमक कर बोली, कभी खुद भी बना लिया करो। रिटायर हुए 10 वर्ष बीत गए। अब स्टाफ नहीं रहा तो अफसरी मुझ पे क्यों झाड़ते हो। इतना कहकर उसने करवट बदल ली। बूढ़े आदमी से हर कोई बदला लेता है। बीवी तो गिन गिन कर जवानी के पापों का हिसाब लेती है। उन्हें लगा बात बढ़ाने से और बिगड़ जाएगी। वे सीधे रसोई में आए, चाय बनाई एवं दोनों कप रसोई के बाहर रखी डाइनिंग टेबल पर रख दिए। इस बार बेडरूम में आके वे धीरे से बोले, भाग्यवान, चाय तैयार है। अब उन्हें अनुकूल उत्तर मिला, जरा रुक जाते, मैं उठ ही रही थी। उमाशंकर जी को राहत मिली। वर्षों से वे नित्य सुबह की चाय साथ पीते थे। चाय पीने के थोड़ी देर पश्चात मॉर्निंग वॉक हेतु वे बाहर आ गए। उनके घर से फर्लांग भर की दूरी पर एक सुंदर पार्क था, जहां वे नित्य सवेरे भ्रमण हेतु जाते थे। बाहर आते ही एक दृश्य को देखकर वे सहम गए। 2 युवा सांड सर नीचे कर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उनमें से कोई एक दूसरे को किधर भी ठेल सकता था। वे क्षण भर रुके, तभी एक सांड दूसरे पर जोर आजमाते हुए दूर तक ले गया। अवसर मिलते ही वे गार्डन की ओर लपके। वे भीतर आए। वहां भी 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। वे आगे बढ़े तो श्याम जी एवं गोवर्धन जी में तेज आवाज में बहस चल रही थी। चुनाव नजदीक थे। श्याम जी एक पार्टी की तरफदारी कर रहे थे, गोवर्धन जी दूसरी की। दोनों उनके हमबय थे। घर में चलती नहीं थी, यहां तेवर दिखा रहे थे। गार्डन में कुछ नीम, अमलतास, कनेर, गुलमोहर के पेड़ थे, तो हरसिंगार, चमेली, चंपा जैसे फूलों के पेड़ भी थे। एक पीपल भी था जिसके चारों ओर चबूतरा बना था। वे इसके नीचे से निकले तो उन्हें लगा ऊपर 2 कौवे लड़ रहे हैं। उनकी कांव कांव नीचे तक आ रही थी। एक तेज सांस लेकर वे आगे बढ़े, तभी उनकी नजर ऊपर आसमान पर गई। वहां एक सफेद भूरी बदली में गुत्थम गुत्था हो रही थी। क्षण भर के लिए वे सहम गए। क्या समूची कायनात में युद्ध मचा है? क्या सबके भीतर कुछ ऐसा घुट रहा है जिसे वे उगलना चाहते हैं? कायनात की छोड़ो, उनका कुनबा कौन सा कुरुक्षेत्र से कम है? इन मिन 7 जने हैं, पर सभी अपनी ढपली अपना राग अलापते हैं। वे नित्य एक दूसरे को आपस में बहस करते हुए देखते हैं। जाने कैसे परिवार अब तक एक मुट्ठी में बंधा है। जैसे सुमित्रा उनसे चिक करती है, बहू मनीषा पति अनिमेष पे रौब झाड़ती है, पोथियां अनीता एवं सुनीता कभी कभी 2 बिल्लियों की तरह आपस में लड़ पड़ती है। यूं बाहर ऐसे बताएंगी जैसे ऐसी प्रेमिल बहनें कोई और न हो। घर में अवसर मिलते ही आंखें तरेड़ने लगती हैं। कुछ बातें आपस में बांटती है,
तो कुछ बातों को लेकर दूरी बना लेती हैं। जब बांट लेती हैं तो प्रसन्न रहती हैं, जब नहीं कह पाती तब पेट में मरोड़े उठते हैं। पोता राजू उमा शंकर जी एवं दादी की आंख का तारा है, पर वह भी अनेक बार बहनों से उलझ पड़ता है। उसकी मित्र मंडली भी बहुत बड़ी है। उमा शंकर जी ने जब तब उसके अनेक मित्रों को घर आते हुए देखा है। कुल मिलाकर परिवार के सभी सदस्य पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, पर जैसे 1000 वाट के 7 बल्ब एक घर में रोशन हो तो चुंधियाना लाजमी है। यही हाल उमाशंकर जी के घर का है। बहुत प्रकाश अनेक बार अंधेरे का सबब बन जाता है। उमाशंकर जी का पूरा नाम उमाशंकर व्यास है। 10 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त होने के पहले सरकारी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। कॉलेज छोड़ने के बाद से लगातार पेंशन मिल रही है, इसलिए आज भी घर में रुतबा है। सुमित्रा भी उन्हीं के दमखम पर ऐंठी रहती है। मौका मिलते ही बहू को एहसास करवा देती है कि हम किसी के टुक्कड़ पर नहीं पल रहे, अपने बूते जीते हैं। व्यास जी शहर परकोटे के भीतर स्थित पुरखों की हवेली में रहते हैं, जहां उनके साथ यह कुनबा रहता है। इस उम्र यानी 70 में भी स्वस्थ हैं एवं सुबह भ्रमण में मिलने वाले अन्य बूढ़ों की तरह उन्हें न शुगर है न बीपी। दिनचर्या नियमित है। नित्य सुबह शाम 2 मील पैदल चलते हैं, योगा भी करते हैं एवं इसी के चलते शरीर सौष्ठव दर्शनीय है। अच्छे लंबे गोरे हैं, 30 पर तीखी नाक उन पर खूब फपती है। सुमित्रा भी उन्हीं की तरह हमवयी महिलाओं से अधिक स्वस्थ हैं। इंग्लिश गोरा रंग, सुंदर नक्श एवं आज भी आंखों में चमक है। दिन भर काम में लगी रहती है। कभी थक जाती है तब व्यास जी पर पिल पड़ती है। बहू तो सुनती नहीं। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू सुने क्या। अभी कुछ दिन पहले ही बहू से झड़प हुई थी। उस दिन बहू भारी पड़ी। बेटे ने मध्यस्थता का प्रयास किया तो उसे भी मुंह की खानी पड़ी। व्यास जी चुप रहे तो रात सुमित्रा ने उन्हें लपेट लिया। काठ की तरह खड़े थे। 2 शब्द मेरे पक्ष में ही बोल देते। ऐसी रूठी कि 2 दिन नहीं बोली। जवानी में तो वे फिर मना लेते थे, अब इस जंग लगी बुद्धि से प्रेम की धार कैसे चमकाए। व्यास जी का परिवार मोहल्ले का जाना माना परिवार है एवं समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। इनके कुल दीपक का नाम अनिमेष एवं बहुरानी का मनीषा है। अनिमेष विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ था, अब 50 का है। इन दिनों शहर की एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। उसने IIM अहमदाबाद से MBA किया है एवं अच्छी डिग्री होने से कैंपस सिलेक्शन में नौकरी भी जल्दी चढ़ गया। सौभाग्य से कंपनी इसी शहर की थी। आज उसी कंपनी में अच्छे पद पर है, अच्छी पगार भी पाता है एवं इसी के चलते घर में कोई आर्थिक समस्या नहीं है। उसमें कुछ अच्छे आते हैं, जैसे उच्च पदासीन होते हुए भी किसी तरह का नशा पता नहीं करता, पैसे का दुरुपयोग नहीं करता, सास बहू के आए दिन होने वाले झगड़ों को बैलेंस भी करने का प्रयास करता है, पर बीवी की आंखें तरेरने पर उसी की ओर लुढ़क जाता है। उस दिन सावित्री घर उठा लेती है। मनीषा भी MBA है, अनिमेष के साथ पढ़ती थी। वहीं से इश्क परवान चढ़ा एवं बात इतनी बड़ी कि विवाह का निर्णय लेना पड़ा। मनीषा की तनख्वाह अनिमेष से कुछ ज़्यादा है। व्यास जी की नज़रों में बहू बेटे से अधिक व्यवहारिक एवं बुद्धिमान है। दोनों शाम हारे थके घर आते हैं, देर रात तक लैपटॉप पर लगे रहते हैं। दोनों अपनी व्यावसायिक समस्याओं को लेकर परेशान भी रहते हैं। समाधान न मिलने पर आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों बेटियों में बड़ी अनीता CA कर चुकी है, वह भी किसी कंपनी में नौकरी करती है। छोटी सुनीता CA इंटर में है। घर में सभी जानते हैं कि दोनों के किन्हीं लड़कों से चक्कर हैं। राजू को भी एक बार व्यास जी ने किसी लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर घूमते हुए देखा था।
आशिकों की इस जमात को देखकर व्यास जी एवं सुमित्रा अनेक बार आशंकित हो उठते हैं। पोथियां यूं तो समायोजन कर लेती हैं, पर प्रेम के रहस्य हृदय में ही रखती हैं। अनेक बार वे विचित्र उदासियों में भी गिर जाती है। व्यास जी को कई बार लगता है उनका परिवार खुशहाल परिवार है, पर अनेक बार यह भी लगता है अनिमेष, बहू, पोतियां, पोता उदास भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है जब वे मन की भड़ास नहीं निकाल पाते तब दुखी हो जाते हैं। इन दिनों उन्होंने ये बात शिद्दत से महसूस की है। शहर में पतझड़ को विदा कर बसंत आ चुका है। अब शीघ्र ही गणगौर का मेला भरेगा, जो उनका प्रिय त्योहार है। हर वर्ष घाटी पर लगने वाले इस मेले में वे अवश्य जाते हैं। सुमित्रा कहती है, अब तो मेले देखने के दिन बच्चों के आए, आप तो बंद करो। पर वे नहीं मानते। बच्चों सुमित्रा को मेले आदि में कोई रुचि रस नहीं है। आज गणगौर के मेले में वे शहर की ऊंची घाटी पर अवश्य जाएंगे। अब ऊंची भी कहाँ रही, काट रक्षा तक तो जाती है। वहां सजी धजी पार्वती, जिसे यहां के लोग गवर कहते हैं, को देखना व्यास जी को खूब भाता है। उसकी पालकी के पीछे गीत गाती स्त्रियां भी खूब गहने पहने हुए होती हैं। स्त्रियां गहनों में फपती भी है। आदमी पहने तो गधा लगे। उन्होंने सुमित्रा को एक बार पूछा भी था, सुमी, गहनों पर औरतों का एकाधिकार है क्या? आदमी भी तो गहने पहन सकता है। तब उसने व्यास जी को ऐसे देखा मानो कह रही हो, आदमी गोबर होता है, गोबर पर सोने का वर्क लगता है क्या? ओह, न उसने कहा न व्यास जी ने सुना। वे भी जाने क्या क्या बुन लेते हैं। मेला देखकर व्यास जी झूम उठे। उन्हें अनायास अपने पिता की याद हो आई, जब वे उनके कंधे पर बैठकर यही मेला देखने आते थे। बाबूजी कितनी चीजें दिलाते थे, चश्मा, घड़ी, खिलौने एवं बर्फ का मीठा गोला भी तो खिलाते थे। मेला उनकी पुरानी मीठी यादों को पुकारता है। मेले में उनके साथ अतीत का एक छोटा बच्चा भी आता है। यहाँ की भीड़ उन्हें खूब आकर्षित करती है। मेला सामूहिक ध्यान की तरह सबको प्रसन्नता से सराबोर करता है। जैसे गंगा में मिलने वाले नाले भी गंगा बन जाते हैं। असंख्य प्रसन्न लोगों के बीच कुछ उदास भी या सहज प्रसन्न हो उठते हैं। मस्ती का सैलाब देश दम्भ एवं उदासी के कीचड़ को यूं बहा ले जाता है। मेले से लौटते हुए उनकी नजर एक पक्षी बेचने वाले पर पड़ गई। उसके पास कबूतर, रंग बिरंगी चिड़ियां, बतख एवं बहुत सारे तोते भी थे। वस्तुतः तो उसके पास अधिसंख्य तोते ही थे। ये तोते अनेक रंगों एवं अनेक प्रकार के भी थे, छोटे बड़े, हरे बैंगनी, हर तरह के। ये तोते इतने सुंदर सुरीले थे कि इन पर नजर नहीं ठहरती थी। कुछ तोते तो उनके शहर में दिखने वाले तोतों से दूनी साइज के थे। व्यास जी बचपन से प्रकृति प्रेमी तो थे ही, पक्षी प्रेमी भी थे। पक्षी प्रेम उनकी सांसों में बसा था। तोतों के बारे में वे बहुत कुछ जानते भी थे। उन्हें पता था तोता 50 से 100 साल तक जीता है। पक्षी प्रेम उनका शौक ही नहीं, अभिरुचि भी थी। तभी एक आवाज सुनकर वे चौंके। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? वे हैरान थे, क्या पक्षी वाला अंग्रेजी भी जानता है? उन्होंने कौतक मन से उसकी ओर देखा तो पक्षी वाले ने अंगुली से बड़े तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, मैं नहीं, यह बोल रहा है। विस्मय मुक्त व्यास जी झेंप गए। गुड इवनिंग डियर, आई एम फाइन, उन्होंने हंसते हुए तोते को उत्तर दिया। इस बार उन्होंने उत्तर देते हुए तोते को गौर से देखा। यह गहरे हरे रंग का तोता था। आगे की ओर मुड़ी लाल तीखी चोंच, उसके ऊपर एक छोटी काले बालों का वलय था। आगे की ओर मुड़ी लाल तीखी चोंच, उसके ऊपर एक छोटा काले बालों का वलय था। पंजे जग सफेद एवं नाखून गहरे काले रंग के थे। आंखें हल्की नीली थी
जिन्हें वो तेजी से इधर उधर घुमा रहा था। 1.25 फुट लंबा एवं 5 इंच चौड़ा तो होगा। अब वे पक्षी वाले से मुखातिब थे। अरे, इतना बड़ा व इतना प्यारा तोता तुम कहाँ से ले आए? यह नस्ल इधर की तो नहीं दिखती। उनकी आंखों में उत्सुकता सिमट आई थी। आपने ठीक पहचाना, यह तोता दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी के घने जंगलों में मिलता है। यह कॉर्बेल प्रजाति का दुर्लभ तोता है। वहाँ इससे भी बड़े तोते मिलते हैं। इसे मिमिक्री मास्टर भी कहते हैं। यह हूबहू आपके कहे शब्दों की नकल कर लेता है। यह मुर्गे, कुत्ते, बकरी, बिल्ली की आवाज़ ही नहीं, गीत संगीत, यहाँ तक कि बच्चे के रोने चिल्लाने तक की आवाज़ें भी दोहरा देता है। पक्षी वाले के परिचय ने तोते को कीमती बना दिया। उसने तोते के इस गुण का प्रदर्शन किया तो व्यास जी हैरान रह गए। ये खाता क्या है? व्यास जी के जिज्ञासु मन को पंख लग गए। वैसे तो ये रोटी, हरी मिर्च, केला, फल एवं फलियां आदि खाता है, पर इसे ज्वार, मूंगफली, पके चावल, मेवे एवं शकरकंद खूब पसंद है। यह नहाने का शौकीन है। सुबह शाम नहाने के बाद खूब बातें करता है। इसे लेना लेकिन हर एक के बूते की बात नहीं है। यह रईसों का तोता है एवं इसकी कीमत 30,000 रुपये है। 1 पैसा कम नहीं करूंगा। जवान तोता है। ऐसे 7 तोते मुंबई से लाया था, 6 बिक गए। यह अंतिम है। पक्षी वाला एक सांस में सब कुछ भूल गया। कीमत कुछ ज्यादा थी, पर अभिरुचि आपसे औकात के बाहर भी बहुत कुछ करवा लेती है। व्यास जी के सर पर भूत चढ़ गया। उन्होंने एक बार फिर तोते को देखा तो वह उन्हें देखकर पंख, गर्दन, आंखें हिलाने लगा। वह व्यास जी को यूं करुण नेत्रों से देखने लगा, मानो कह रहा हो, प्लीज मुझे ले लीजिए, आप एवं आपके परिवार को खूब खुश रखूंगा। इसी दरमियान तोता उनकी ओर देखकर बोला, हेलो। तो व्यास जी की आंतरिक इच्छा परवान चढ़ गई। स्थिति देखकर उन्होंने स्वयं को संयत किया। उन्हें लगा पक्षी वाला मुंह फाड़ रहा है। वे उसे दाम कम करने का कह ही रहे थे, तभी एक महंगी कार वहां आके रुकी। उसमें से एक मैडम उतरी। हम उसी तोते की ओर देखकर बोले, उसमें से एक मैडम उतरी एवं उसी तोते की ओर देखकर बोली, क्या यह कॉर्बेल है? मैं इसे ही ढूंढ रही थी। व्यास जी ने टेढ़ी आंखों से पहले मैडम, फिर उसकी कार की ओर देखा एवं बिना समय गंवाए बोले, मैडम, ये तोता मैंने ले लिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला, जिसे पलक झपकते पक्षी वाले ने स्वाइप कर लिया। भुगतान मिलते ही उसने ऊपर आसमान की ओर देखा एवं ईश्वर को इस अहेतु की कृपा के लिए धन्यवाद दिया। उसे आज पहली बार प्रतिस्पर्धा का मूल्य समझ आया। व्यास जी कॉर्बेल के साथ पिंजरा, कटोरियां आदि लेकर जाने लगे तो प्रमोदित तोता मैडम की ओर देखकर बोला, बाय मैडम। मैडम मन महसूस कर रह गई। उसे अपने धन की निरर्थकता एवं व्यास जी को उनकी अभिरुचि की जीत का एहसास हुआ। घर के रास्ते में ही उन्होंने उसका नाम उसकी प्रजाति के ही नाम पर, यानी कॉर्बेल, रख दिया। रात 9 बजे वे घर पहुंचे तो पूरा परिवार डिनर पर उनका इंतजार कर रहा था। उनके हाथ में गोल्डन रंग का पिंजरा एवं उसके भीतर खूबसूरत गहरे हरे रंग के तोते को देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। व्यास जी ने आगे बढ़कर पिंजरा टेबल पर रखा एवं कॉर्बेल से वे सभी मिमिक्री दोहरवाई जो उन्होंने पक्षी वाले के यहां देखी थी, तो सभी मस्ता गए। कॉर्बेल ने भी अपना पहले इंप्रेशन की महत्ता समझते हुए दिलकश अंदाज में कुत्ते, मुर्गी, बकरी, पिल्ले, बच्चों के हंसने रोने की आवाजें दोहराई तो टेबल पर हंसी के फव्वारे फूट पड़े। व्यास जी ने आज एक अरसे बाद सभी को यूं हंसते देखा तो भीतर तक भीग गए। तभी सुमित्रा बोली, ये कितने में लिया? व्यास जी झेपे, पर तुरंत संयत होकर बोले, 3,000।
एक जीरो उड़ाते हुए उन्होंने पेट का पानी तक नहीं हिलने दिया। सुमित्रा का स्वभाव वे जानते थे, जीरो नहीं उड़ाते तो खुद उड़ जाते। कॉर्बेल के रहने का स्थान भी शीघ्र तय हो गया। रसोई के दाएं एक छोटा कमरा था जो वर्षों से बंद पड़ा था। आनन फानन इसकी सफाई की गई एवं कॉर्बेल जी का पिंजरा वहीं लटका दिया गया। इस कमरे से पोर्च, उससे जुड़ा बगीचा एवं भीतर का चौक, कमरे आदि साफ दिखते थे। चंद दिनों में ही कॉर्बेल सबका प्यारा हो गया। उसकी सुरीली आवाज, दिलकश अदाएं, मिमिक्री आदि से सभी उसके दीवाने हो गए। हर कोई उसे कुछ न कुछ खिलाने को लपकता। कोई उसकी कटोरियां साफ कर रहा है तो कोई पिंजरा। सभी उसे मारवाड़ी अभिवादन के नए नए शब्द सिखाने लगे। उसकी पकड़ इतनी गहरी थी कि थोड़े ही दिनों में वह अभ्यागत मेहमानों को खमागणी, पधारो सा, विराजो हुक्म आदि शब्दों से स्वागत करने लगा। मेहमानों को स्नैक्स आदि लेने का कहते तो वह बोलता, आरोंग सा। वे जाते तो फेर आवजो हुक्म, गणी खम्मा कहता। उसके ऐसा बोलते ही मेहमान झूम उठते। वो उदास स्थितियों तक में हास्य भर देता। कुल मिलाकर कॉर्बेल ने सबका जीवन बदल दिया। उसकी मधुर मिमिक्री अवसादी क्षणों में माधुर्य घोल देती। सभी कॉर्बेल से खुले भी बतियाते एवं दरवाजा बंद कर अकेले भी बातें करते। कई बार होठों ही होठों में ऐसे बतियाते मानो कॉर्बेल एवं उनके मध्य कुछ सीक्रेट्स हो। एक बार सुमित्रा की मनीषा से बिगड़ी तो व्यास जी ने उसे तोते से बात करते पाया। कॉर्बेल, बहू बहुत टेढ़ी है, आता जाता कुछ नहीं, हर बात में टांग अड़ाती है। उस दिन उसने उसे अपने हाथों से काजू के टुकड़े खिलाया तो कॉर्बेल थैंक यू दादी कहकर नाचने लगा। वह पंख फैलाकर गोल गोल घूमने लगा। सुमित्रा कमरे से बाहर आई तब बहुत प्रसन्न थी। कहाँ व्यास जी लाख प्रयास कर उसे नहीं मना पाते, कहाँ कॉर्बेल ने जादू कर दिया। एक अन्य दिन व्यास जी ने बहू को भी दरवाजा बंद कर कॉर्बेल से बातें करते देखा। बहू इतनी चतुराई से बातें करती कि किसी को हवा तक नहीं लगती। उस दिन बहू बहुत खुश थी। थोड़े दिन बाद एक इतवार को सास बहू में फिर खटराग हुई। उस दिन कॉर्बेल ने गजब कर दिया। वह जोर से बोला, टेढ़ी हैं। आश्चर्य! यह सुनकर सास बहू दोनों खुश थी। सुमित्रा की बात तो व्यास जी ने सुनी थी, पर बहू क्यों खुश थी? यकायक व्यास जी के जहन में बिजली कौंधी। वे इस राज को जान गए। इसका मतलब बहू ने भी बात कर कॉर्बेल को वही कहा जो सुमित्रा ने कहा, सास टेढ़ी है। कॉर्बेल ने कुशल संपादन कर कॉमन शब्द बोल दिए। कॉर्बेल से व्यास जी एवं सास बहू ही नहीं, दोनों पोतियां भी बतियाती थीं, कभी अलग तो कभी अकेले में। नई पीढ़ी की कम समस्याएं हैं क्या? हमसे अधिक गोले इनकी खोपड़ी में घूमते हैं। कैरियर एवं निजी समस्याएं भूतों की तरह सपनों में नाचती हैं। एक दिन अनीता का मित्र दिलीप घर आया। जवान, लंबा तगड़ा, स्मार्ट बंदा था। उस दिन घर पर व्यास जी, सावित्री एवं अनीता ही थे। कॉर्बेल तुरंत बोला, पधारो सा, खमागणी। दिलीप दंग रह गया। व्यास दंपति ने कुछ देर उसकी आवाभगत की, फिर बाजार जाने के बहाने बाहर निकल गए। वे लौटे तब अनीता बहुत खुश थी। उस दिन कई देर वह कॉर्बेल से घुटरगू करती रही। जब हम प्रसन्न होते हैं तो सर्वत्र प्रसन्नता बांटते हैं। जो भीतर है वही तो देंगे। मजा तब आया जब कुछ दिन बाद कॉर्बेल ने यह कहकर सबको चौंका दिया, लव यू बेबी। उस दिन व्यास जी असहज हंस पड़े। उसके पास जाकर बोले, कॉर्बेल, अब तेरे जूते खाने के दिन आए। एक दिन अनिमेश का ऑफिस में यूनियन नेता से झगड़ा हो गया। इन दिनों वह बहुत व्यवधान पैदा कर रहा था। उस शाम अनिमेश कई देर बगीचे में टहलता रहा, फिर भीतर आकर कॉर्बेल के कमरे में घुस गया। उस दिन कॉर्बेल ने मिमिक्री के कुछ नए शब्द प्रयोग किए। दोनों में गुफ्तगू भी हुई
अनिमेष बाहर आया तो चेहरा प्रसन्नता से सराबोर था। इसके एक पखवाड़े बाद व्यास जी की अनिमेष से बहस हो गई। गृहस्थी में नोकझोंक तो होती ही है। बाप अपनी बापगिरी छोड़ते हैं क्या? यकायक कमरे से कॉर्बेल बोला, सियार खराब कर दूंगा। इस बार चौक में व्यास जी एवं अनिमेष का संयुक्त अट्टहास गूंजा। वे हंसते हुए कॉर्बेल के पास आए एवं हाथ जोड़ के बोले, प्रिय कॉर्बेल, सब कुछ करना, सियार मत बिगाड़ना। वे यह भी समझ गए कुछ दिन पहले अनिमेष ने गुस्से में कॉर्बेल से क्या कहा होगा। आश्चर्य तो तब होता जब कॉर्बेल सही समय पर सही मिमिक्री कर वातावरण को रसमयी बना देता। लोग ठीक कहते हैं, पक्षियों में अतीन्द्रिय शक्ति आदमी से अधिक होती है। इन दिनों व्यास जी एवं सुमित्रा को किसी निकट रिश्तेदार के विवाह समारोह में 3 दिन शहर से बाहर जाना पड़ा। वे लौटे तो कॉर्बेल के नए शब्द सुने, नो किस प्लीज। व्यास जी पके चावल थे, तुरंत समझ गए। उनके हरिद्वार प्रवास के दरमियान राजू अपनी गर्लफ्रेंड घर लाया होगा। हद तो तब हुई जब सुनीता के बर्थडे पर केक काटने के बाद कॉर्बेल बोला, लेट्स ड्रिंक एंड डांस। ओह, तो क्या सुनीता का मित्र माधव भी व्यास जी की अनुपस्थिति में यहां आया था? एक बार सुमित्रा उदास थी तो कॉर्बेल बोला, लेट्स टॉक दादी। उसके ऐसा कहते ही वो उठकर उसके पास चली गई। व्यास जी को भी कई दफा चुप देखकर वो पुकारने लगता, कम दादू। वे उठकर उसके पास जाते, उसे कहते, यस कॉर्बेल, मेरे बच्चे, राज दुलारे, तू कितना प्यारा है। वह तब झूम कर नाचने लगता। कॉर्बेल ने कुछ माह में ही घर की फजा बदल दी। कॉर्बेल से मन की भाप निकाल सभी हल्के हो जाते। ओह, मन का रेचन यदि किसी निष्पाप पवित्र मन के आगे हो जाए तो उदासियां खुशियों में बदल जाती हैं। कलुष, वैमनस्य एवं ईर्ष्या से भरे मनुष्य से क्या मन बांटा जा सकता है? पक्षी कितने निर्मल होते हैं, उन्हें सिर्फ देना आता है, वह भी निःशुल्क। समूची प्रकृति में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो पाने के भाव से देता है। कोयल मीठा बोलती है, क्या कोई शुल्क लेती है, रॉयल्टी लेती है, कोई कॉपीराइट करवाती है? क्या उसे कोई यश की अभिप्सा है? खिलते हुए फूल क्या आपसे मूल्य मांगते हैं? कुत्ता वफादारी के लिए जान दे देता है, क्या वह प्रतिफल चाहता है? इसीलिए तो पशु पक्षी प्रसन्न हैं और मनुष्य दुखी। यह अस्तित्व उनकी कोई मदद नहीं करता जो लेने के भाव से देते हैं। अस्तित्व का आनंद स्वार्थी लोगों के लिए है ही नहीं। इन दिनों कॉर्बेल कभी कभी लंबे समय के लिए चुप रहने लगा था। यह उदासी तो नहीं थी, पर अवश्य कुछ था। मैंने सुमित्रा से बात की तो वह हंसकर बोली, इसे तोती चाहिए। उस दिन घर में अनार के दाने बिखर गए। दिन महीने यूं ही बीतते गए। कॉर्बेल को आए अब 11 माह बीत गए। आज सुबह ब्रेकफास्ट लेते हुए व्यास जी ने ये बात छेड़ी तो सब ने मिलकर यह तय किया कि हम कॉर्बेल की वर्षगांठ बनाएंगे। सभी ये सोचने लगे उसे क्या उपहार दिया जाए। जिसने व्यास परिवार को इतना कुछ दिया, सबका जीवन बदल दिया, उसे वे भी तो कुछ खास ही देंगे ना। बीती रात व्यास जी 1 घंटे सोचते रहे उसे क्या दूं। उत्तर नहीं मिला तो वे कॉर्बेल के पास चले आए। धीरे से उसे पूछा, वर्षगांठ पे क्या लेगा रे? वह कुछ नहीं बोला। पिंजरे के बीच से उनके करीब आकर यूं खड़ा हो गया मानो कह रहा हो, अब और क्या मांगू दादू, आपने सब कुछ तो दे दिया। उस दिन उसे देखकर व्यास जी की आंखें नम हो गई। गणगौर फिर आया, अनंग फिर बौराया। फजाओं में उत्सव के गीत गूंजने लगे। खेलन दो गणगौर, भंवर माने पूजन दो गणगौर। सांझ पड़े पियो लागे जी प्यारा, कुरजाए मारो भंवर मिला दीजो। लड़ली लूमा झूमा हो,
जैसे रस भीगे गीतों से शहर का समा बदल गया। व्यासी घाटी पर गणगौर का मेला देखने पहुंचे। बनी ठनी गौरी फिर गहने पहनकर निकली। ओह, आज वो अपने प्रिय आशुतोष से मिलेगी, अपना सब कुछ लुटाने के लिए। सच्चे प्रेमी तो लुटकर ही पाते हैं, वे कहाँ हिसाब रख पाते हैं। व्यास जी आज जल्दी घर लौट आए। कॉर्बेल की वसगांठ जो थी, वे पहुंचे तब स्वच्छ चमकता पिंजरा डाइनिंग टेबल पर रखा था। सभी ने उनके आने के पूर्व ही सारी तैयारियां कर ली थी। सुमित्रा ने पिंजरे की खिड़की खोल कॉर्बेल को नए वस्त्र पहनाए। बहू ने उसके गले में सच्चे मोतियों की माला पहनाई। राजू ने एक चॉकलेट भीतर रखी। अनिमेश ने काजू मेवे पिंजरे की कटोरी में डाले। सुनीता अनीता ने हैप्पी बर्थडे डियर कॉर्बेल लिखा। केक काटा तो राजू ने इसमें लगी मोमबत्ती बुझाकर मोबाइल पर गाना लगाया। 12 दिन ये आए, 12 दिन ये आए। पूरे परिवार ने जोर से इस गाने को दोहराया तो कॉर्बेल मस्ता गया। बच्चों ने जमकर डांस भी किए। तत्पश्चात हारे थके सभी डिनर लेकर सोने चले गए। रात व्यास जी डबल बेड पर सुमित्रा के साथ लेटे थे। सुमित्रा थकी होने से जल्दी सो गई, पर उनकी आंखों में नींद कहां थी। ओह प्रिय कॉर्बेल, सभी ने तुम्हें इतने सुंदर उपहार दिए, पर दादू कैसा निष्ठुर है। ओह प्रिय कॉर्बेल, सभी ने तुम्हें इतने सुंदर उपहार दिए, पर दादू कैसा निष्ठुर है। उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए तो तुम आतुर आंखों से बार बार दादू को देख रहे थे। रात गहराने लगी थी। अर्धरात्रि के कुछ पूर्व व्यास जी उठे एवं कॉर्बेल के कमरे में आए। कमरे में जीरो बल्ब का हल्का नीला प्रकाश बिखरा था। उन्हें देखते ही कॉर्बेल चौंका तो पिंजरे के समीप आकर बोले, कॉर्बेल, मैं कई दिनों से सोच रहा था तुम्हें क्या दूं। बच्चे, तुमने हमें सब कुछ दिया, हंसाया, गुदगुदाया, पर हम तुम्हारी जरूरत, तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ सके। मनुष्य बड़ा निष्ठुर है रे, उसे सिर्फ लेना आता है, देना उसने कब सीखा है। कहते कहते जाने क्या सोचकर व्यास जी के हृदय में संवेदनाओं का सैलाब उमड़ आया। स्वर भर्रा गया एवं आंसुओं के मोटे मोटे कतरे कपोलों से बह गए। कांपते हाथों से व्यास जी ने पिंजरे का मुख्य द्वार खोला, कॉर्बेल को बाहर निकाला एवं उसे लेकर बाहर बगीचे में आ गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली एवं कॉर्बेल को कुछ कहने का प्रयास किया तो गला भर गया, शब्द भीतर अटक गए। असहज उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा। आजाद मगरूर तारे हीरों के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। अभी अभी बदलियों के झुंड से छूटकर आया चंद्रमा और तेजोमय होकर चमकने लगा था। व्यास जी के पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। उन्होंने अंतिम बार कॉर्बेल को चूमा एवं खुले आसमान में छोड़ दिया। धन्यवाद मित्रों, यही थी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।